Okay, students. So after completing the question number 7 of the very short question answer, today now we are going to discuss the next question. That is the question number 8. इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट. देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करिए और इसकी एसआई यूनिट भी लिखिए. तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जानते हैं वैसे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किसी सरफेस से नॉर्मली जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, क्रॉस करती हैं, उनके नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बतलाया है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? वोल्ट पर मीटर. तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया. सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है? अ स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज अ चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस. एक कोई रबर बैलून है जिस पर चार्ज है जो यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है. As the balloon is blown up and increase in size, अगर हम लोग बैलून को blown up करता है और उसका साइज अगर इंक्रीज होता है, how does the total electric flux coming out the surface change? Give the reason. तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है phi e that is equal to 1 upon epsilon naught into q. इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल और केवल किसके इक्वल होता है? 1 upon epsilon naught टाइम्स होता है किसके? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, जो सरफेस इनक्लोज कर रहा है. और चूंकि आपने देखा कि अगर जो बैलून है उस बैलून का साइज अगर इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करने पर उसका चार्ज तो अनचेंज ही होगा. चार्ज में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा उसका. और जब चार्ज सेम होगा तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? सेम रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट किया. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, जो कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है? ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? उस स्क्वायर से निकलने वाला हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. एक फिगर आपके सामने इस तरीके से आपने देखा कि स्क्वायर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इस तरीके से दिया गया है. एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है, 5 सेंटीमीटर अबव है प्लेन से. उससे निकलने वाले अगर हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे तो आपको हम बता दें कि स्क्वायर एबीसीडी है जिसकी साइड कितनी दी है? इतना. और अगर चार्ज 10 माइक्रोकूलम रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, phi e इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है. लेकिन ये टोटल 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा. और जब ये टोटल 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा, अगर हम पूछ लें कि एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? देखिए टोटल क्यूब, यानी कि क्यूब की कितनी सरफेसेस होती हैं? 6. तो पूरे 6 सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? phi e इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू. लेकिन अगर हम पूछ लें कि केवल एक स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, तो अगर एक स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स देखेंगे तो एक स्क्वायर से निकलने वाले फ्लक्स के लिए आप 6 से डिवाइड कर देंगे. और जब यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे चार्ज की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जैसे आपको मालूम है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, देन कैलकुलेट करने पर हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट इज द 1.88 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात आप ध्यान से समझिएगा. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने एक चीज देखा बहुत अच्छे से कि इन्होंने इसमें बोला हुआ है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की केवल एक हमारे पास में जो प्लेन था एबीसीडी, उससे निकलने वाला फ्लक्स चाहिए था. यानी कि पूरे स्क्वायर का कितना था उसमें हमने 6 से डिवाइड किया और उसको इस तरीके से यहां पे फाइंड आउट किया. अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है? 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q
ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं Q, जिन्हें 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है एयर में। और थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q जैसे दिखाया गया है ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of the charge Q. देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा यहां पर कोई मेरे पास में दो चार्जेस जैसे इन्होंने लिए हैं, स्मॉल q और स्मॉल q। यहां पर दो चार्जेस यहां पे हम लोग दिखला देते हैं। जैसे एक आपने देखा चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और ये दोनों चार्जेस यहां से आपने देखा कि कितनी दूरी पर हैं। ये दोनों चार्जेस आपने देखा 2 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। यहां पे आपने देखा कि ये दोनों चार्जेस 2 मीटर की डिस्टेंस पर यहां पे ऐसे हो रखे हैं। इन्होंने ये भी कह रखा है कि एक थर्ड पॉइंट चार्ज Q जिसका मैग्नीट्यूड मालूम नहीं है, और हम लोग उसे कहां रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो। ओके, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि पहले चार्ज से x डिस्टेंस पर यहां पर हम लोग एक कोई पॉइंट P ले लेते हैं। यहां पर एक थर्ड चार्ज हम लोग Q रखते हैं और हम लोग कह देते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर ये डिस्टेंस 2 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस ये x डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। तो आपको यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, इस चार्ज की वजह से मान लेते हैं इस पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कहां काम करेगा, इधर अवे। और इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो कहां काम करेगा, इधर। और चूंकि अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपको मालूम है कि नेट फोर्स जो टोटल फोर्स होगा चार्ज Q पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F2 इज इक्वल टू, वो मेरे पास कितना हो जाएगा यहां पर 0। तो जब हम लोग देखेंगे यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F2, इस तरीके से हम लोग यहां पे इसको फाइंड करेंगे। और अगर हम लोग F1 की वैल्यू रखेंगे जो कि मेरे पास कितना होता है, इन दोनों के बीच में काम करेगा, तो वो K और QQ और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। और यहां पर अगर आप देखेंगे K QQ अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप ये देखेंगे कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, या 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2। तो यहां पे जब ये कैंसिल होगा तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 1 मीटर एक किसी चार्ज से मेरे पास में इसको अगर रखेंगे तो हमारे पास में ये कैसे होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार तरह आप इसको रीड करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे कैरी कर लेते हैं, अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पावर पॉइंट पे इसको समझ लें, तो पावर पॉइंट पे कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर कैसे डिस्टेंसेस हम लोगों ने ली हैं फिगर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोगों से इन्होंने क्या रखा है, यहां पर a particle of mass m and charge minus q enters the region between two charged plates initially moving along x-axis with speed vx as shown in figure. The length of the plate is L and an uniform electric field is maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is QE L square upon 2m bx square. इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे प्रॉपर वे में सॉल्व किया था। उसमें आपने देखा था कि 3 चार्ज पार्टिकल हुआ करते थे,
उन तीनों चार्ज पार्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन से चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है। उसी में मैंने आपको बताया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि Q/m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये एक कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट होगा। तो जानते हैं ये एक पैराबोलिक पाथ को यहां पे कवर करेगा, और जब ये पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे सबसे पहले लगने वाला फोर्स क्या होगा? आपको मालूम है वाई एक्सिस में F इक्वल टू QE, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? QE अपॉन M। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? 0। और जबकि एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है? Vx। तो हमें दो तरीके से मोशन दिखलाने पड़ेंगे, एक तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और जब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस दिखलाते थे हम लोग तो उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों को T इज इक्वल टू L अपॉन Vx देखने को मिला। और फिर मोशन अलोंग जब हम वाई एक्सिस देखते थे तो वाई एक्सिस में जब हम लोग यही रिलेशन यूज करते थे तो मेरे पास में ये कंडीशन आती थी जिसमें एक्सेलरेशन, ये जो ए दिख रहा है आपको, ये ए वाई की वैल्यू QYM रखेंगे और टी की वैल्यू जो L अपॉन Vx रखा है इसका स्क्वायर लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास में जो डिफ्लेक्शन होगा y इज इक्वल टू वो QEL स्क्वायर अपॉन 2m Vx स्क्वायर होगा। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में करा है जैसे कि मैंने आपको बताया, और आप इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, उस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. Find the electric flux through the square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ. What would be the electric flux through the same square if the plane makes 30 degree with the angle of the x-axis? देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे इस तरीके से तो हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास दी गई है वेक्टर E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कोलॉम। इन्होंने क्या रखा है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, यानी कि फाई E की वैल्यू फाइंड करनी है। एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड L इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अगर हम लोग एरिया की बात कर लें, और ये जो प्लेन है वो किस एक्सिस में है? YZ प्लेन है, YZ में है। तो अगर हम लोग इसके एरिया की बात कर लें तो एरिया L स्क्वायर, इट्स मीन ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग YZ प्लेन में इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो आपको मालूम है इसका एरिया वेक्टर किस एक्सिस में जाएगा? X एक्सिस में। तो हम लोग इसको चाहे एरिया वेक्टर के टर्म्स में लिखना तो 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 आई कैप इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लें तो हम लोग जानते हैं फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और E का जो वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 आई कैप, और डॉट यहां पे कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 आई कैप। जब इसका हम यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये मेरे पास आएगा 500 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो हम लोग इसे कह सकते हैं 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम। ओके, लेकिन इसी में एक और पार्ट है, उस पार्ट में इन्होंने कह रखा है कि अगर प्लेन कितने what would be the electric flux through the same square if the plane makes 30 degree angle with the x axis। अगर प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे आप देखेंगे कि प्लेन मेक्स 30 डिग्री, तो अगर प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा? आपको पता है कि एरिया वेक्टर कहां काम करता है? नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि एरिया वेक्टर कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 60 डिग्री एंगल। तो यहां पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे फाई इज इक्वल टू, हम सभी लोग जानते हैं EA cos थीटा, E का मैग्नीट्यूड जैसे कि आपको मालूम है 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, एरिया मेरे पास में कितना दिया गया है? दैट इज 100 इंटू 10 टू दी पावर -4, और ये यहां पर कितना है? cos 60,
cos 60 का वैल्यू जैसे कि आपको मालूम है 1/2 होता है, तो यहां पे जैसे हम लोगों ने 50 फाइंड आउट किया था, तो इसका हाफ यहां पे 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मेरे पास में इसका आंसर देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहां अगर आप देखेंगे जब प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो नॉर्मल टू इट्स प्लेन में एक 60 डिग्री 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में आपको बतलाया गया है कि 5 पॉइंट चार्जेस हैं, ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 5 vertex of a regular hexagon of side L. Find the magnitude of the resultant force on a charge minus q placed at the center of the hexagon. देखिए आपने इस तरीके से इसका फिगर देख लीजिए। सबसे पहले 5 चार्जेस हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अगर ये 5 चार्जेस हैं, तो इन 5 चार्जेस में आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इस चार्ज की वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, यहां पे वो फोर्स कहां काम करेगा, इस तरफ। इस चार्ज की वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा, अगर हम लोग पहले इसको बना लें जैसे ए बी सी डी ई, और ये मेरे पास पॉइंट एफ, लेकिन मेरे पास में केवल 5 चार्ज ही है, 5 चार्जेस अकेले हैं। तो अगर इस प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, तो एफ ए का डायरेक्शन इस तरीके से आएगा, और इस प्लस क्यू की वजह से अगर करेंगे, इस पे फोर्स जो लगेगा मान लीजिए उसका डायरेक्शन इधर आएगा, इसकी वजह से जो लगेगा फोर्स इस पे, उसका डायरेक्शन अवे आएगा, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन अवे आएगा, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे इस पे लगेगा तो वो इधर आएगा। इधर पे मेरे पास में कोई फोर्स नहीं है। और जानते हैं इनमें से 5 जो चार्जेस हैं मेरे पास में, उनके फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, केवल एक फोर्स बचेगा ये हमारे पास में। और जानते हैं ये जो फोर्स बचेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू, आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह मान लो हमने Q रख दिया, और Q2 की जगह ये माइनस Q है, लेकिन हम लोगों को तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहां पे Q, और डिस्टेंस मान लेते हैं इनकी जो हेक्सागोन की जो साइड है, अगर ये L है तो आपको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये साइड भी इसकी कितनी होगी, L ही होगी, तो ये भी L रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस पर जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं कि बेसिकली आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि केवल 5 चार्जेस हैं, और 5 चार्जेस से 5 फोर्स जनरेट होंगे, और उन 5 फोर्सेस में से अगर आप देखेंगे ये जो 4 फोर्सेस हैं, यहां पे ध्यान से रखना है, एक तो ये वाला वो इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला वो इसको कैंसिल कर देगा, बस केवल इसकी वजह से ये जो फोर्स बचे लगेगा, ये फोर्स केवल बचेगा, और ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहां पे समझ सकते हैं, केवल एक फोर्स हमारे पास में आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, इन्होंने क्या रखा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली the variation of the electric field with a distance for a uniformly charged plane sheet। देखिए अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच में हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं आपको बतला दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, कोई एक प्लेन शीट है, जैसे कि अभी आपने गॉस लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा
कि अगर कोई एक मेरे पास में इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है इस तरीके से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे निकल के आती है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। वैसे ही आपने एक केस और पढ़ेंगे जिसमें यहां पे जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि एक कोई प्लेन सीट है, उस प्लेन सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो वैल्यू निकल के आता है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहां आपको एक चीज यहां पे देखने को मिलेगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट के लिए निकालेंगे तो उसकी वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको इस फॉर्मूले में क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है कि E R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब E R पे डिपेंड नहीं करेगा तो E और R के बीच में जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा और पैरेलल टू R होगा। ओके, इंडिपेंडेंट होगा डिस्टेंस के साथ में। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आप यहां पे इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ डिस्टेंस along x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, ए मेटालिक स्फेरिकल सेल हैज एन इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। एक कोई मेटालिक स्फेरिकल सेल है, उस सेल की इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। एक चार्ज है, उस चार्ज को हम लोगों ने ऐसे सेंटर पर रखा उसके कैविटी के। यहां पे आपने देखा यार, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन नंबर 1 इनर सरफेस और नंबर 2 आउटर सरफेस। देखो बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, थोड़ा सा फिगर के इसमें हम लोग ऐसे इसको देख लेते हैं। यहां जैसे एक हम लोगों ने कोई एक स्फेरिकल सेल ले लिया और इस तरीके से हम लोग इसको दिखाना चाह रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ये इसकी इनर रेडियस है, सपोज इसका सेंटर हम लोगों ने यहां पे O ले लिया। इसकी इनर रेडियस अगर आप देखेंगे वो मेरे पास में R1 ले लिया, सॉरी कैपिटल है यहां पर, कैपिटल R1 न्यूमेरिकल में, और इसको हम लोगों ने R2 ले लिया। अब आप ध्यान से देखिए कि इन्होंने क्या रखा है कि सेंटर पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, एक तो इसकी इनर सरफेस पर R1 के और एक R2 की आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। बच्चों एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर ये प्लस Q चार्ज यहां पे जैसे सेंटर पर रखा हुआ है तो इंडक्शन मेथड से आपको मालूम है यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस Q। और जब यहां पे माइनस Q आएगा इस तरफ फिर कैसा आ जाएगा, प्लस Q, और इसके सामने कैसा आएगा, माइनस Q, और बाहर आप देखेंगे तो बाहर फिर से दोबारा मेरे पास में कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Q। एक बात मैं फिर से अपनी क्लियर करता हूं कि जैसे आपने देखा कि प्लस Q चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, तो आपको पता है कि इंडक्शन मेथड से हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहां पे जैसे आपने देखा कि प्लस Q चार्ज है तो सामने यहां पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, माइनस Q, और फिर यहां पे कैसा आ जाएगा, प्लस Q, एंड अगेन फिर माइनस Q, फिर यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस Q। तो अब हम लोग बात कर लें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। यहां पे अगर हम बात कर लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, ऑन द इनर, यहां पे अगर आप देखेंगे सरफेस, तो इनर सरफेस पर वैसे तो मैं आपको बताऊं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, और आपको पता है सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q अपॉन एरिया। एरिया मतलब 4 पाई, इनर सरफेस है तो R1 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। और इनर सरफेस पर आपको मालूम है चार्ज कितना है, माइनस, तो यहां पे आप माइनस Q अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर ले लेंगे। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लें यहां पे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे अगर हम लोग बात कर लें ऑन द, यहां पर आउटर सरफेस के, जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस पर, यानी कि यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी,
तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, और आपको पता है कि आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और एरिया चूंकि 4 पाई हम लोग लेंगे R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनर और आउटर दोनों सरफेसेस पर चार्ज को यहां पे आपने देखा कि फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, तो हम लोग इसको यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से, इनर और आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, और आज हम लोग अभी 15 तक ही कंप्लीट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आगे मेरे साथ में रहेंगे।